23 अक्टूबर 2022 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का T20 मैच। It is sensational here at the Melbourne Cricket Ground. इंडिया को मैच जीतने के लिए 8 बॉल्स पर 28 रन चाहिए थे और इससे पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से हराया था। And all of Pakistan will celebrate as will these two young men out there. इसलिए यहाँ सबको लग रहा था कि पाकिस्तान एक बार फिर हिस्ट्री रिपीट करने जा रहा है और तभी बॉलिंग करवाने आते हैं उस ओवर तक पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर हारिस रऊफ और फिर Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. जहां इस ओवर से पहले पाकिस्तान टोटली तौर पर डोमिनेट कर रहा था, इस ओवर के बाद इंडिया भी मैच में कमबैक करता है। लेकिन किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट या फैन से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि वो बॉल बुरी नहीं थी, लेकिन विराट कोहली जिस तरीके से उस शॉट को एग्जीक्यूट करते हैं वो इस शॉट को मास्टरपीस बना देते हैं। पर इंडिया सिर्फ इन सिक्सेस की वजह से मैच नहीं जीता था। जहां ये सारा मैच कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था, जैसे मोहम्मद नवाज के ओवर में 9 बॉल की कंट्रोवर्सी और विराट कोहली का 9 बॉल पर आउट होने के बावजूद रन भागना और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स का मैच फिनिश होने से पहले ही सेलिब्रेशन करना। आप तो ये लेके आ गए, हमने तो बड़ों से पंगे लिए हुए थे भाई। जरूरी है सर, हमने तो सीधे पंगे लिए हुए थे पाकिस्तान जीतेगा। और ऐसी कई और कंट्रोवर्सीज जो इस मैच को स्पेशल बनाती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के उस मैच की कहानी और जानेंगे क्या इंडिया ने उस मैच में चीटिंग की थी या पाकिस्तान ने कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से वो मैच हारे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिर्फ एक मैच नहीं, ये एक इमोशन है और इसीलिए उस रात एक बार फिर फैंस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए तैयार थे। और उस वक्त मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड 90,000 लोगों से भरा हुआ था और ये मैच डिसाइड करने वाला था कि आज सुकून से कौन सोएगा। और फिर आता है टॉस टाइम। इंडिया टॉस जीतकर बॉलिंग करने का डिसाइड करता है और स्टार्ट होता है India versus Pakistan. बाबर और रिजवान, जिन्होंने 152 की पार्टनरशिप लगाते हुए पिछली बार इंडिया को 10 विकेट से हराया था, ये दोनों प्लेयर्स ओपनिंग पर आते हैं। लेकिन इस बार स्टोरी चेंज होती है और बाबर 0 पर आउट हो जाते हैं और सिर्फ थोड़ी देर बाद ही 15 रन पर रिजवान भी आउट हो जाते हैं। पर अब क्रीज पर खड़े थे शान मसूद और इफ्तिखार अहमद और इसी तरह पावर प्ले खत्म हो जाता है। मगर पाकिस्तान ने पावर प्ले में सिर्फ 32 रन बनाए थे और वो भी 2 विकेट्स के नुकसान पर। अभी तक इंडियन बॉलर्स पाकिस्तानी साइड को डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे, मगर बहुत जल्द ये डोमिनेशन खत्म होने वाली थी। लेकिन 10 ओवर खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर था 59 फॉर 2। लेकिन फिर 11वें ओवर में इफ्तिखार अहमद चार्ज करना शुरू करते हैं और अश्विन के उस ओवर में 11 रन बटोर लेते हैं। लेकिन अभी भी उस ओवर का आना बाकी था जिससे पाकिस्तान ने रिदम पकड़ना था और वो ओवर आता है अक्षर पटेल की शक्ल में और पाकिस्तान उस एक ओवर में 21 रन बना लेता है। और अब पाकिस्तान का 12 ओवर्स के बाद स्कोर था 91 फॉर 2। लेकिन अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी बॉलिंग करवाने आते हैं और अपने ओवर की दूसरी बॉल पर ही इफ्तिखार अहमद को आउट कर देते हैं। और ये बहुत बड़ी विकेट थी क्योंकि इफ्तिखार अहमद 150 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। पर दूसरे एंड पर शान मसूद अभी खड़े थे। हमने रिसेंटली शान मसूद पर एक वीडियो बनाई है, अगर आप उस वीडियो को चेकआउट करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इफ्तिखार अहमद के बाद बैटिंग करने आते हैं शादाब खान। अगर उस वक्त की पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखा जाए तो इफ्तिखार अहमद के अलावा पाकिस्तान के पास कोई जनमन हिटर नहीं था और ये बात साबित हो जाती है जब शादाब खान बॉल्स को ऐसे खेल रहे थे जैसे उन्हें बैटिंग आती ही ना हो। और इसी ब्रेनलेस स्लॉगिंग की वजह से शादाब खान सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और अब 14 ओवर्स के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 98 फॉर 5। पर अगले बैट्समैन थे मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज आते ही हार्दिक पांड्या को उस ओवर में 2 बाउंड्रीज लगाते हैं। लेकिन यही मोहम्मद नवाज एक ऐसा काम करने वाले थे जो शायद सबसे बड़ा रीजन था कि पाकिस्तान ये मैच हारा। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसे आउट हो रहे थे जैसे उन्हें बैटिंग आती ही ना हो और कोई भी प्लेयर प्रॉपर पावर हिटिंग नहीं कर रहा था। पर पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से 159 रन बना लेता है और अब इंडिया के लिए टारगेट था 160 का। लेकिन ये टारगेट चेज करना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान बॉलिंग फुल फॉर्म में थी और स्टेडियम था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। और इनिंग्स ब्रेक के बाद उन 90,000 लोगों के सामने इंडिया वो टारगेट चेस करने के लिए उतरता है। पर सामने बॉलिंग पर खड़े थे शाहीन शाह अफरीदी। उस वक्त इंडियन टीम के पास शाहीन अफरीदी की बहुत बुरी यादें थी।
और जब शहीन अफरीदी बॉलिंग करवाने आते हैं तो उनका डर इंडियन बैटिंग में नजर आता है। उस ओवर में इंडियन बैटर्स 5 रन बनाते हैं मगर बिना किसी विकेट के नुकसान के। मगर फिर आता है सेकंड ओवर, नसीम शाह का ओवर। नसीम शाह उस ओवर की हर बॉल पर विकेट के लिए जा रहे थे लेकिन केएल राहुल बाल बच रहे थे। मगर फिर लेकिन यहाँ एंट्री होती है विराट कोहली की। पे खेल रहा हूँ 21 बॉल में, मुझे लग रहा था मैं couldn't be worse than... लेकिन यहाँ मुश्किल ये थी कि इंडिया ने अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी और 3 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर था 10 for 1। लेकिन फिर चौथे ओवर में एंट्री होती है हारिस रऊफ की। हारिस रऊफ आते ही अपने ओवर की दूसरी बॉल पर रोहित शर्मा को आउट कर देते हैं और अब इंडिया का स्कोर था 10 for 2। यहाँ पर सिर्फ एक चीज क्रिएट हो रही थी और वो था प्रेशर। लेकिन अब क्रीज पर थे सूर्या कुमार यादव। सूर्या आते ही बाउंड्रीज की तरफ जाते हैं और तेज खेलने की कोशिश करते हैं मगर फिर और अब पावर प्ले के एंड पर टीम इंडिया का स्कोर था 31 for 3। अभी तक टीम इंडिया पूरी तरह प्रेशर में आ चुकी थी जिसमें आंख का काम करता है ये रन आउट। I said sorry to Aksar. It was my fault. Your partner is walking out. पर अब आते हैं हार्दिक पांड्या। ये दोनों प्लेयर्स फुल डिफेंसिव खेलते हैं और 10 ओवर्स के बाद इंडिया का स्कोर था 45 for 4। लिटरली 45 for 4। अभी तक ये मैच एक साइड पर हो चुका था और हर कोई मान चुका था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा और पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपर्ट तो सेलिब्रेशन करना भी स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन सिर्फ एक आदमी था जो सोच रहा था कि ये मैच टीम इंडिया जीतेगी और वो थे विराट कोहली। और फिर 12वां ओवर करवाने आते हैं मोहम्मद नवाज। टीम इंडिया उस ओवर में 20 रन बनाती है जिसमें 3 छक्के शामिल थे और अब 14 ओवर्स के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 90 for 4। लेकिन अभी भी 6 ओवर में 70 रन चाहिए थे और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये बहुत थे। पर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या हिटिंग करना स्टार्ट करते हैं लेकिन अभी तक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे जिसकी वजह से इंडिया को ज्यादा बाउंड्रीज नहीं मिल रही थी। और अब ये वक्त आ चुका था कि इंडिया को 18 बॉल्स पर 48 रन चाहिए थे। लेकिन बाबर आजम यहाँ पर एक गलती करते हैं और शहीन अफरीदी जिनका आखिरी ओवर था उनको बॉल थमा देते हैं। टीम इंडिया शहीन अफरीदी के उस ओवर में 17 रन बनाती है और अब टीम इंडिया को 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे। पर फिर वो होता है जिसके लिए विराट कोहली आज भी जाने जाते हैं। Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Kohli goes over finally. He might have cleared the boundary. He has. और अभी लास्ट ओवर बाकी था और टीम इंडिया को 6 बॉल्स पर 16 रन चाहिए थे और बॉलिंग पर थे मोहम्मद नवाज। लेकिन उस ओवर की पहली बॉल और हार्दिक पांड्या आउट और अब चाहिए थे 5 बॉल्स पर 16 रन। दोनों तरफ के फैंस अपनी सांसें थमाए बैठे थे और बैटिंग पर आते हैं दिनेश कार्तिक और वो पहली बॉल पर ही सिंगल लेते हैं और अब स्ट्राइक पर थे विराट कोहली। अभी 4 बॉल्स पर 15 रन चाहिए थे पर यह मोहम्मद नवाज एक ब्लंडर करते हैं और 9 बॉल फेंक देते हैं और उसी बॉल पर विराट कोहली 6 मार देते हैं। और ये थी पहली कंट्रोवर्सी जहां एक अंपायर 6 के लिए हाथ उठाते हैं वहीं दूसरे अंपायर 9 बॉल के लिए। पर अब 2 बॉल्स पर 7 रन चाहिए थे और इस बॉल पर मोहम्मद नवाज विराट कोहली को आउट कर देते हैं मगर वो भागकर रन बना लेते हैं और ये थी दूसरी कंट्रोवर्सी। पर अब टीम इंडिया को 2 बॉल्स पर 2 रन चाहिए थे मगर अगली बॉल पर ही दिनेश कार्तिक स्टंप आउट हो जाते हैं और अब टीम इंडिया को 1 बॉल पर 2 रन चाहिए थे मगर अगली बॉल पर ही मोहम्मद नवाज वाइड फेंक देते हैं और अब 1 बॉल पर 1 रन चाहिए था। और फिर जहां एक तरफ टीम इंडिया ये मैच जीतने की खुशी मना रही थी वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने आंसू छुपाए खड़े थे और इस मैच के बाद पूरा पाकिस्तान मोहम्मद नवाज को हेट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम उन कंट्रोवर्सीज की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि वो फुल टॉस थी मगर कुछ लोग कहते हैं कि वो 9 बॉल थी। लेकिन अगर उन रन्स की बात करें जो विराट कोहली ने दौड़कर बनाए थे तो वो बिल्कुल लीगल थे और आईसीसी के रूल्स में भी थे। लेकिन आप उस 9 बॉल के बारे में क्या कहते हैं हमें जरूर बताइएगा। वेल ये थी इस मैच पर एक स्टोरी और हम बहुत जल्द ऐसे और मैचेस पर वीडियो लेके आएंगे इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए।